जय श्री राधे फ्रेंड्स। कबीर डोगरा उस आदमी के माथे पर गन रखते हुए बोला, तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा? तूने जो किया है उसके लिए सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, मौत। हम पर रहम करो केडी, हम पर रहम करो, हमें बख्श दो, हमें जाने दो। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाता है और जाने देने की गुहार मांगता है। अयाना जोर जोर से रोते हुए बोली, तुम कौन हो? क्या ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे पापा को, छोड़ दो उन्हें, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। कबीर अपनी नजरें अयाना की तरफ करता है। उसकी नजरों में इतनी डार्कनेस थी कि अयाना का गला सूख जाता है, उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते, उसका चेहरा पसीना पसीना हो गया था। फिर भी वो पूरी हिम्मत के साथ गुस्से भरी नजरों से कबीर को देखती रही। वह लगातार छटपटा रही थी। कबीर धीरे धीरे चलकर अयाना की तरफ आता है। अयाना अभी उन आदमियों के हाथों में थी। उसके पास पहुंचकर कबीर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ अपनी बंदूक को उसके चेहरे पर घुमाता है। तुम्हारी बेटी में बहुत हिम्मत है, वरना कबीर डोगरा के सामने कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, और ये मुझे मारने की धमकी दे रही है। इंटरेस्टिंग। कबीर जोर जोर से हंसने लगता है। आई लाइक इट सो मच, आई लाइक योर डॉटर। फिर कबीर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ इसे अपने पास ही रख लूं, क्या ख्याल है? ये सुनते ही अयाना की आंखें बड़ी हो जाती, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुर्सी पर बंधी औरत कबीर डोगरा से बोली, देखो ऐसा मत करो, हमें जाने दो। वह आदमी भी बोला, केडी केडी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा रहम खाओ हम पर। यह सुनकर कबीर अपनी एब्रो उठाकर उस आदमी की तरफ देखता है। रहम? ये क्या होता है? केडी की डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द नहीं है। यह बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। केडी अपने दुश्मनों को सिर्फ मौत देता है, माफी नहीं। या फिर ये कहो कि मौत ही केडी की माफी है। और तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें मौत देने वाला हूँ। वो वाला नर्क तुम्हारे लिए केडी के नर्क से ज्यादा बेहतर होगा। और हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का ख्याल मैं खुद रखूंगा। तुम्हारी बेटी में बहुत हिम्मत है, बिल्कुल जंगली बिल्ली के जैसी, और मुझे अपने बिस्तर पर जंगली बिल्लियां पालने का बहुत ज्यादा शौक है। यह बात सुनकर उस आदमी और औरत और अयाना तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती। अयाना चिल्लाकर बोली, कमीने, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने आप को छूने तक नहीं दूंगी, मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। अयाना की बात सुनकर कबीर अपनी भौहें उठा लेता है और उसकी तरफ देखता है। फिर वह अयाना के पास आता है, उसके बालों को पकड़कर उसे अपने करीब करता है। सारे बॉडीगार्ड्स पीछे हट जाते हैं। अयाना डर लेकिन हिम्मत के साथ कबीर की आंखों में देख रही थी। उसका चेहरा पसीना पसीना हो गया था, बहुत डर लग रहा था उसे कबीर की आंखों में देखकर, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसका सामना कर रही थी। यह देखकर कबीर के होठों पर शैतानी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वह अपने होठों को अयाना के होठों पर टिकाकर जबरदस्त किस करने लगता है। अयाना की आंखें हैरानी से फट जाती हैं। उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह अपने आप को कबीर से छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन कबीर की मजबूती उसके बालों पर थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह कबीर के चुंगल से आजाद भी नहीं हो पा रही थी। कबीर काफी देर तक अपने होठों को अयाना के होठों पर रखता है और बहुत ब्रूटल तरीके से किस करता है। अयाना को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे काफी दर्द हो रहा था, उसका दम भी घुटने लगता है। फाइनली 15 मिनट तक अपने होठों से जबरदस्त तरीके से अयाना को किस करने के बाद कबीर उसे फटाक से छोड़ देता है। अयाना की सांसें अटक गई थी, वह जोर जोर से सांस लेने लगती है और शुक्र मना रही थी भगवान का कि कबीर ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि अगर 10 सेकंड और लेट हो जाता तो अयाना की सांसें बंद होने वाली थी। अयाना के होठ सूज चुके थे और लाल हो चुके थे। आंखों में एक शैतानी चमक और होठों पर एक शैतानी तिरछी सी मुस्कान के साथ कबीर एक हाथ से अपने होठों को हल्का सा साफ करता है। उसके बाद वह उन दोनों के पास जाता है जो कुर्सियों से बंधे हुए थे। टाइम टू से गुड बाय टू योर लाइफ एंड योर प्रिकेशियस डॉटर। उन लोगों की आंखें और अयाना की आंखें हैरानी से फट जाती हैं। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, कबीर अपनी गन उठाता है और धड़ाम से फायर कर देता है। 2 फायर। एक गोली उस औरत के माथे के बीचों बीच से निकल जाती है, दूसरी गोली उस आदमी के माथों के बीचों बीच से निकल जाती है। एकदम से जबरदस्त आवाज और अगले ही पल घोर सन्नाटा। नहीं, अयाना जोर से चिल्लाती है। एक पल के लिए जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई, उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था, उसकी सांसों उसकी हलक में अटक गई थी और उसकी आंखें तो इतनी बड़ी हो गई थी जैसे अभी बाहर निकल जाएंगी। अपनी आंखों के सामने इतना खौफनाक मंजर देख के हुए अपने घुटनों के बल गिर जाती है। बंदूक की तेज तीखी आवाज के बाद वहां पर सिर्फ सन्नाटा रहता है। कबीर के चेहरे पर एक संतुष्टि से भरी मुस्कान थी, वह जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और उसके एक्सप्रेशन बहुत खौफनाक हो जाते हैं। अयाना जैसे ही होश में आती है वह उठकर दौड़कर अपने माता पिता के पास जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है और उन्हें उठाने लगती है, लेकिन वह लोग तो मर चुके थे। अब उसके हाथ में सिर्फ उनकी लाश थी। एक पल के लिए ही अयाना की पूरी जिंदगी राख का ढेर
जैसे हो गई, सब खत्म हो गया। आयाना जोर जोर से रोने लगती है। कबीर की बहुत भयानक आवाज उसको सुनाई देती है, दोनों की लाश ठिकाने लगा दो। कबीर के गार्ड्स आगे जाकर उन दोनों की लाश ले जाने लगते हैं, लेकिन आयाना उनकी लाश को पकड़ लेती है। कहाँ ले जा रहे हो? मेरे मम्मी पापा को छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मारकर तुम्हारा दिल नहीं भरा। किस तरह के इंसान हो तुम? कैसे इंसान हो? आयाना कबीर की तरफ नफरत और घिन भरी नजरों से देखती हुई चिल्लाई और उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। कबीर उसके पास आया और आयाना की गर्दन को अपने हाथ में पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और फिर उसे अपने करीब लेकर आता है। उसकी आंखों में डार्कनेस थी, जैसे ही कि शैतान की आंखों में होती है। मैं इंसान नहीं हूँ, आई एम अ डेविल ऑफ माई वर्ल्ड। अपनी दुनिया का शैतान हूँ मैं, सबसे बड़ा शैतान, और तुम उस शैतान के कब्जे में हो। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी जिंदगी, अब सब मेरी मुट्ठी में है। कबीर की भयानक आंखें देख आयाना का गला सूख जाता है। कबीर आयाना को खींचता हुआ वहां से ले जाता है। आयाना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर की ताकत के आगे उसकी ताकत एक चूहे जितनी भी नहीं थी। बाहर ले जाने के बाद कबीर आयाना को गाड़ी में धकेल देता है। उसके बाद उसके हाथ को हैंडफक के साथ बांध देता है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, आयाना जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कबीर को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने विला की तरफ चल देता है। अपने विला में पहुंचने के बाद आयाना को अपने कंधे पर लाद कर अंदर लेकर आता है। उसके विला के सारे गार्ड, सारे नौकर, कोई भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। आयाना चिल्लाए जा रही थी, रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी, लेकिन एक पल के लिए भी कबीर के एक्सप्रेशन नहीं बदले। वह डेविल जैसे ही रहा। एक बड़े से अंधेरे कमरे में आकर कबीर आयाना को अपने कंधे से नीचे उतारकर उस कमरे के अंदर छोड़कर बाहर चला जाता है और कमरा बाहर से बंद कर देता है। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, छोड़ो मुझे, बाहर निकालो, कहाँ जा रहे हो, निकालो मुझे, जाने दो। आयाना अपने घुटनों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज से पूरा कमरा गूंज जाता है। कबीर नीचे हॉल में आता है, जहाँ पर हाथ बांधे हुए एक लंबा चौड़ा आदमी बॉडीगार्ड की ड्रेस में खड़ा हुआ था। गौतम, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। गौतम कबीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी। गौतम कबीर का सबसे खास आदमी था, इतना खास कि अगर कबीर कहे कि अपने आप को आग लगा लो तो वह बिना एक पल सोचे अपने आप को आग लगा ले। कबीर गौतम से बोला, मैंने तुम्हें कुछ डिटेल्स फॉरवर्ड की है, तुम्हें उस लोकेशन पर जाके उन्हें पकड़कर मेरे सामने लेकर आना है। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूँ और ध्यान रहे, मुझे वह लोग जिंदा चाहिए। गौतम यह बोलकर वहां से चला जाता है। कबीर अपना जैकेट निकालता है और जोर से अंगड़ाई लेकर सोफे पर गिर जाता है। फिर वह अपने मुंह से सीटी बजाने लगता है, सच ए हैट्रिक डे मैन, खाना लगाओ। उसके बाद कबीर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता। आयाना रोते रोते थक चुकी थी। वह कुछ देर यूं ही पड़ी रही। उसकी आंखों से रो रो के आंसू सूख गए थे। अपने माता पिता का इतना खतरनाक मर्डर वह अपनी आंखों के सामने होते देख उसका दिल दहल गया था। मम्मा, पापा, यह सब क्या हो गया? आई एम सॉरी, मैं उस राक्षस से आपको नहीं बचा पाई। आई एम सॉरी। आयाना फिर से रोने लगती है। तभी उसे किसी के सुबकने की आवाज सुनाई देती है। आयाना एकदम से चुप हो जाती है और गौर से सुनती है। अंधेरे में वह अकेली नहीं थी, कोई और भी था, लेकिन कौन? शुभी पूरे कमरे की सफाई करने में लगी हुई थी। आज घर में सिवाय मदन काका के और उस नर्स के जो समायरा का ख्याल रख रही थी और कोई भी मौजूद नहीं था। सभी नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी। समायरा की हालत अब भी सुबह की आंखों के सामने बार बार आ रही थी और काम करते करते वक्त उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभी की कलाई में जो चोट लगी थी वह जख्म बार बार पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से, घर के कामकाज करने की वजह से ताजा हो गया था। उसमें से खून निकलने लगा था, लेकिन शुभी अपने दर्द को कंट्रोल कर अपने जख्म और उसमें बहते खून को इग्नोर करके काम करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी मदन काका शुभी के पास आकर बोले, बिटिया क्यों जिद कर रही हो? मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यह तुम अकेले सब कुछ नहीं कर पाओगी। इतने बड़े बंगले कि सारे काम आखिर तुमसे कैसे होंगे? तुमने कभी कोई काम नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ कि ये सब मैं कर लूंगा, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। मदन काका की आवाज में बहुत चिंता और बहुत फिक्र थी। वह शुभी को इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। शुभी ने अपना काम जारी रखते हुए टूटी हुई आवाज में कहा, नहीं काका, यह मेरी सजा है जो अगस्त ने मुझे दी है, मुझे भुगतने दीजिए। मैं आपको इसमें शामिल नहीं कर सकती। अगर मैंने आपकी मदद ली तो पता नहीं वह आपके साथ भी क्या करेगा। मदन काका ने थोड़ी नरम आवाज में कहा, मेरे साथ क्या करेगा बिटिया? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल देगा, और क्या। मैं कह रहा हूँ कि यह सब मुझे करने दो। अगस्त अभी घर पर नहीं है और पता नहीं कब तक लौटेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा इस बारे में। तुम आराम करो।
शुभी इस बात पर थोड़ी जिद करते हुए बोली, काका मैंने कहा ना मैं खुद कर लूंगी, आप जिद मत कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। शुभी की जिद से भरी बात सुनकर मदन काका हार मानते हुए गहरी सांस लेते हैं। ठीक है बिटिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मदन काका जाने लगते हैं कि तभी अचानक शुभी के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है, क्योंकि उसकी कलाई में लगी चोट पर ठेस लग गई थी। आह! मदन काका शुभी की आवाज सुन तुरंत वापस आते हैं। क्या हुआ बिटिया? तभी मदन काका देखते हैं शुभी की कलाई से खून निकल रहा है। हे भगवान, तुम्हारी कलाई पर चोट लगी है बिटिया, और ऐसे में तुमने पट्टी भी नहीं की। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? जल्दी चलो मेरे साथ, जल्दी से इस पर पट्टी करवा देता हूँ। शुभी कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। मदन काका उसे उठाकर उस नर्स के पास ले जाते जो समायरा के इलाज और उसकी देखभाल के लिए रखी गई थी। वह नर्स शुभी की कलाई पर पट्टी लगा देती है और उसे पेन किलर का इंजेक्शन भी दे देती है। वो नर्स शुभी से बोली, आप प्लीज इसका ख्याल रखिए और जितना हो सके कि आराम कीजिए। शुभी बस हल्का सा अपना सर हिलाती है और उठकर फिर से जाकर अपने काम में लग जाती है। उसे फिर से काम करता देख नर्स और मदन काका थोड़े हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मदन काका शुभी से बोले, बिटिया अभी अभी इन्होंने कहा कि तुम्हें आराम करना है, इसका ख्याल रखना है, और तुम फिर से। शुभी इस बार मदन काका को कंप्लीटली इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे अपना काम तो करना ही था। अगर नहीं करेगी तो अगस्त के गुस्से का सामना जो करना पड़ सकता है। उसकी जिद के आगे तो मदन काका और नर्स भी हार मान लेते हैं। अयाना चारों तरफ देखती है कि आखिर उसके अलावा इस अंधेरे कमरे में कौन है, पर उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है और सुनाई देता है। अंधेरे के सन्नाटे को चीरती हुई वो सुबकने की आवाज अचानक अयाना को उससे डर लगने लगता है और वो रोना बंद करके थोड़ी सीधी होकर दरवाजे का सहारा लेकर बैठ जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है और घबराहट में गला सूख जाता है। वो हिम्मत करके बोली, कौन है यहाँ? अयाना के बोलने पर भी वो आवाज एक सेकंड में ही चुप हो जाती है, जिससे अयाना को और भी घबराहट होती है और उसके दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं। काफी देर से अंधेरे में कोई जवाब या कोई आवाज ना आने पर अयाना एक बार फिर से हिम्मत करके बोली, कौन है? प्लीज प्लीज जवाब दो, कौन है यहाँ? पर अयाना अपना सलाइवा गटक लेती है। वो अंधेरे में देखकर सोचती है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या यहाँ पर कोई भूत तो नहीं? भूत के बारे में सोचते ही अयाना के पसीने छूट जाते हैं। तभी अचानक उस अंधेरे में से एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, आप कौन हो? अयाना आवाज सुनकर थोड़ी हैरान थी क्योंकि अंधेरे से आने वाली आवाज जैसे किसी छोटी बच्चे की थी। अयाना का डर अब कुछ हद तक कम हो गया था। वो बोली, मामा मेरा नाम अयाना है। तो तुम कौन हो? यहाँ अंधेरे में चुपकर क्यों रो रही हो? अयाना के सवाल पूछने के कुछ सेकंड बाद अंधेरे से जवाब आता है, मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लाकर कर रख दिया गया है। मुझे यहाँ अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। अयाना अब थोड़ी रिलैक्स हो जाती क्योंकि उसे यकीन आ गया था कि अंधेरे में कोई भूत नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची। लेकिन वो एक छोटी बच्ची को ऐसे कैसे डरा कर रख सकते? अयाना धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? इस वक्त तुम कहाँ हो? यहाँ कहाँ से आई हो? कुछ सेकंड बाद वो बच्ची जवाब देती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग मुझे मार देंगे जैसे मेरे मम्मी पापा को मार दिया। उस बच्ची की बात सुनकर अयाना को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्या तुम्हारे मम्मी पापा को भी मार दिया? वो छोटी सी बच्ची की आवाज आई, क्या उन्होंने तुम्हारे भी मम्मी पापा को मार दिया? उस बच्ची का सवाल सुनकर अयाना को अपने मम्मी पापा की मौत का खौफनाक मंजर याद आता है और उसे याद करते ही एक बार फिर से उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो अपने घुटनों पर गिर जाती है। हाँ, मार दिया, सबको मार दिया, मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी पापा को मार दिया उन्होंने और मुझे यहाँ उठाकर ले आए। अयाना की बात सुनकर वह छोटी बच्ची चुप हो जाती है। कुछ देर तक अयाना अपने घुटनों पर पड़ी आंसू बहाती है और अपनी मम्मी पापा की दर्दनाक मौत की याद करके बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैं उस राक्षस से आपको बचा नहीं पाई। इनफैक्ट मैं तो खुद को भी नहीं बचा पा रही उस राक्षस से और यहाँ उसकी कैद में फंस गई हूँ। अयाना रोने लगती है। अयाना का रोना सुनकर वह छोटी सी बच्ची जो एक टेबल के नीचे अपनी गुड़िया को जोर से अपने सीने से लगाए हुए छुपी थी, वह अपना छोटा सा सर बाहर निकालती है, फिर टेबल के नीचे से बाहर निकल कर आती है और अंधेरे में अयाना को ढूंढने लगती है। दीदी आप कहाँ हो? क्या आप मुझे देख सकती हो? मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। वह बच्ची अंधेरे में अयाना को ढूंढ रही थी। उस बच्ची की आवाज सुनकर अयाना रोना बंद कर देती है और अपने आंसू पोंछती है। फिर वह भी उस बच्ची की आवाज को फॉलो करके अंधेरे में उसे ढूंढने लगती है। काफी देर इधर उधर हाथ मारने के बाद उन दोनों का हाथ एक दूसरे के साथ टच होता है और वह छोटी सी बच्ची अयाना से जाकर चिपक जाती है। अयाना भी उस बच्ची को हक कर लेती क्योंकि वह मासूम महसूस कर सकती थी कि
वह छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई है। अयाना को हक करते हुए छोटी सी बच्ची रोने लग जाती है। दीदी मुझे यहाँ से बाहर ले चलिए, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस बच्ची की बात सुनकर तो जैसे अयाना का दिल भी पिघल जाता है और वह जोर से हक कर लेती है उस बच्ची को। तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अयाना की बात सुनकर उस छोटी सी बच्ची को काफी हौसला मिलता है और वह काफी कंफर्टेबल फील करती है। कुछ देर तक दोनों वहीं कमरे के कोने में आ रहे हल्के से उजाले में बैठ जाती हैं। उस उजाले में दोनों एक दूसरे का चेहरा देखती है। वह छोटी सी बच्ची बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी थी। उसके कपड़ों पर बहुत कीचड़ मिट्टी लगी हुई थी और उसके हाथ में पकड़ी हुई डॉल भी गंदी हो चुकी थी। उस लड़की के गालों पर हल्की हल्की मिट्टी लगी हुई थी। अयाना उस लड़की के गालों को अपने हाथ से साफ करते हुए बोली, तुम इतनी गंदी कैसे हो गई, इतनी मिट्टी कैसे लगी है तुम्हारे ऊपर। वह लड़की अयाना की तरफ देखकर बहुत मासूमियत के साथ बोली, मैं जब भाग रही थी ना तो उन लोगों से बचने के लिए, तब मैं गिर गई थी। वह लोग मेरा पीछा कर रहे थे और मैं उनसे बचने के लिए मिट्टी में भाग रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया उनसे बचने का, लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया क्योंकि वह लोग मुझसे ज्यादा तेज भाग रहे थे ना। उस बच्चे की बात सुनकर अयाना गैस कर रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। वह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ाई, सच में डेविल है, डेविल कहीं का, एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। अयाना प्यार से उस मासूम सी बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वह लोग तुम्हारे घर आए होंगे या तुम्हारे पेरेंट्स को मारने के लिए, या तुम्हारे पेरेंट्स उन्हें पहले से जानते थे? क्या वह डेविल भी आया था? वह लड़की कुछ सोचते हुए बोली, जब वह लोग घर आए मम्मी पापा से बात करने लगे। मम्मी पापा ने मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे वह लोग अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें थे और उनमें सबसे आगे जो आदमी था वो बहुत ही हैंडसम था और बहुत खतरनाक भी। उस आदमी को वहां पर देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत डर गए थे। मैं कमरे में थी लेकिन चुपके से दरवाजे खोलकर सब देख रही थी कि बाहर क्या हो रहा है। उस आदमी ने गोली से मेरी मम्मी पापा को मार दिया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, वहां से भागने लगी। उन लोगों को पता चल गया कि मैं भाग रही हूँ तो वो लोग भी मेरे पीछे पीछे भागने लगे मुझे पकड़ने के लिए। फिर वह लोग मुझे पकड़कर सीधा यहाँ पर ले आए और इस कमरे में डाल दिया। वह लोग मेरे भाई को भी ले गए। उस लड़की की बात सुनकर अयाना कंफ्यूज होकर बोली, भाई? तुम्हारा भाई भी है? वह लड़की बहुत मासूमियत के साथ हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोली, वह मेरा जुड़वा भाई है, माय ट्विंस ब्रदर। वह भी उस वक्त मेरे साथ ही था, लेकिन जब वह लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए तो उन्होंने मुझे अकेले इस कमरे में डाल दिया। मेरे भाई को मेरे साथ नहीं रखा और उसे वह लोग वहां से ले गए। उस छोटी सी बच्ची ने यह बोलते हुए बहुत ही रोने जैसी शक्ल बना ली, जैसे अभी रो देगी। उस बच्ची की शक्ल देखकर अयाना को उस पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था और वह कस के उसे अपनी बाहों में पकड़कर अपने सीने से चिपका लेती है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई को ढूंढ लेंगे। वैसे तुम्हें कोई भी आइडिया है कि वह लोग तुम्हारे भाई को कहाँ लेकर जा सकते हैं? वह लड़की अयाना के सीने में अपना सर घुसाकर हुए बोली, मुझे नहीं पता वह लोग उसे कहाँ लेकर गए हैं। क्या उन लोगों ने मेरे भाई को भी मार दिया होगा? क्या वह लोग हमें भी मारने वाले हैं? उस लड़की की बातें सुनकर तो अयाना का दिल और भी जोर से धड़कने लगता है। उसके पास उस लड़की के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि वह खुद नहीं जानती थी कि उन लोगों ने उन्हें यहाँ पर क्यों रखा है और अब आगे वह लोग उन दोनों के साथ क्या करने वाले हैं। अयाना उस लड़की को और भी मजबूती से अपनी बाहों में थामते हुए बोली, नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। वह लड़की अयाना के सीने में अपना सर बाहर निकाल के अयाना को देखते हुए बोली, लेकिन हम उन लोगों से बचेंगे कैसे? वह बहुत गंदे लोग हैं, उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें। अयाना उस लड़की से बोली, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अयाना की बात सुनकर वह लड़की उससे बोली, क्या हम लोग यहाँ से भाग पाएंगे? वह लोग बहुत तेज भागते हैं, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो फिर वह हम दोनों को भी मार देंगे ना, जैसे उन्होंने सबको मार दिया। अयाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह इस बच्ची का हौसला तोड़ना नहीं चाहती थी। अगर सच कहा जाए तो उसे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन इस वक्त वह अपना डर इस बच्ची को नहीं दिखा सकती थी क्योंकि यह बच्ची भी सच में बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अयाना एक गहरी सांस लेकर बोली, हम लोग अच्छा सा मौका देखकर यहाँ से भागेंगे, तुम चिंता मत करो, वह लोग हमें नहीं पकड़ पाएंगे। वह लड़की हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसके बाद दोनों वहीं पर बैठी रहती हैं और अयाना सोच में डूब जाती है कि आखिर यहाँ से बचकर निकला कैसे जाए। कैसे? वह छोटी सी बच्ची अयाना से बोली, दीदी आपका नाम क्या है? छोटी बच्ची का सवाल सुनकर अयाना मुस्कुराकर बोली, अभी तो मैं तुम्हें अपना नाम बताया था, भूल गई क्या? फिर उस लड़की के दिमाग पर जोर डालते हुए एकदम से कहा, अयाना सही यही नाम बताया था ना आपने अपना? अयाना मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला देती है। वह लड़की अयाना से बोली, आपका नाम बहुत प्यारा है दीदी। अयाना मुस्कुराकर
अयाना मुस्कुराकर उस लड़की से बोली, तुम्हारा नाम क्या है और इसका नाम? अयाना उस लड़की की गोद में पड़ी हुई डॉल की तरफ इशारा करके बोली। वह लड़की एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम अलीशा है और इसका नाम सिंड्रेला है। उस लड़की की बात सुनकर अयाना बोली, लेकिन सिंड्रेला तो एक प्रिंसेस का नाम था ना, इसके बाल बहुत लंबे थे। अलीशा अपनी गुड़िया को आगे करते हुए बोली, यह देखो इसके बाल भी बहुत लंबे, इसलिए तो मैंने इसका नाम सिंड्रेला रखा है। अयाना मुस्कुराकर अलीशा के गाल को सहलाते हुए बोली, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, और इसका भी, सिंड्रेला का भी। और तुम्हारे ट्विंस ब्रदर का नाम क्या है? अपने भाई का नाम सुनते ही उस लड़की का चेहरा थोड़ा उतर सा जाता है, जिसे अयाना नोट कर लेती है। वह समझ जाती है कि शायद इस लड़की की जिंदगी में अब इसका ट्विंस ब्रदर बचा ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, वह डेविल उसे कहाँ ले गया होगा। वह लड़की काफी उदासी भरी आवाज में बोली, उसका नाम समर्थ है। अयाना प्यार से उस लड़की को हक करते हुए प्यार से सहलाते हुए बोली, उदास मत हो, हम लोग समर्थ को ढूंढ लेंगे और यहाँ से बचकर भी निकल जाएंगे। यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं इन्हें तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी। उस रात दोनों वहीं सो जाते हैं, एक दूसरे को पकड़कर, ताकि दोनों का डर थोड़ा सा कम हो जाए। अगले दिन अयाना और अलीशा ये सोच रही थी कि यहाँ से आखिर कैसे भागा। तभी अयाना को ऊपर उस कमरे में एक एग्जॉस्ट फैन दिखाई देता है। उस फैन को देखते एकदम से उसकी आंखों में चमक आ जाती है, मिल गया। अचानक अयाना के मुंह से ये सब सुनकर अलीशा, जो उसके सीने पर सर रख के हुए लेटी हुई थी, तुरंत अपना सर उठाकर पूछती है, क्या मिल गया? अयाना बहुत एक्साइटेड होकर बोली, यहाँ से भागने का रास्ता मिल गया। वो देखो, अयाना फैन की तरफ इशारा करती है और अलीशा उस तरफ देखती है। वो फैन देखकर अलीशा अयाना से उदास सी आवाज में बोली, लेकिन ये तो बहुत ऊपर है, हम कैसे निकलेंगे? हम इस तक नहीं पहुंचेंगे। अयाना ने अलीशा को हौसला देते हुए कहा, अगर यहाँ तक रास्ता मिल गया है तो आगे का भी मिल जाएगा, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अलीशा हाँ में अपना सर हिला देती है। अयाना और अलीशा उस फैन तक पहुंचने का जुगाड़ ढूंढते हैं। अयाना रूम में हाथ लगाकर ऑब्जर्व करती है कि कमरे में क्या क्या है और ऐसा कुछ है जिसकी मदद से वो दोनों वहां तक पहुंच सके। अयाना को कुछ सामान मिलता है, जैसे टेबल, कुर्सी वगैरह। उसे बहुत खुशी होती है। ये उम्मीद रखकर वो कुर्सी और टेबल को आगे सरकाने लगती हैं। एक जगह अपनी डॉल को पकड़े हुए खड़ी अलीशा बोली, दीदी आप क्या कर रही हो? अयाना ने टेबल सरकाते हुए जवाब दिया, फैन तक पहुंचने का जुगाड़। उसके बाद वो टेबल लगा देती है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी लगाने के लिए उठती है, तुरंत उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है और दोनों शॉक होकर एक दूसरे की तरफ और फिर दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजा खुलता है और झट से रोशनी कमरे में बिखर जाती है। एक आदमी हाथ में 2 खाने की प्लेट लेकर अंदर आता है। वो देखता है कि दोनों लड़कियां दीवार का सहारा लेकर बैठी हैं और छोटी बच्ची बड़ी लड़की से चिपक कर बैठी हुई थी। वो अचानक डर गई थी। वो आदमी उन्हें कठोर नजरों से देखता और खाने की 2 प्लेट जमीन पर रखकर बोला, खाना खा लो। अयाना उस आदमी को देखकर गुस्से में दांत पीसने लगती है। ये आदमी उन तमाम लोगों में से एक था जिन्होंने अयाना के पेरेंट्स को बांध कर रखा था और फिर उस राक्षस ने उन्हें गोली से उड़ा दिया था। अयाना को नफरत थी उन सबसे। अयाना गुस्से में उस आदमी को घूरते हुए बोली, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, वापस ले जाओ इसे। वह आदमी अयाना की बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता और खाना रखने के बाद वहां से दरवाजा बंद करके चला जाता है। अयाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं जैसे ही वे अपने माता पिता की मौत का मंजर याद करती है। अलीशा अयाना की तरफ देखकर बोली, आर यू ओके? अयाना हाँ में अपना सर हिलाती है। चलो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कंटिन्यू करते हैं। अयाना एक बार फिर से टेबल और कुर्सी को अरेंज कर देती है। उसके बाद वह अलीशा की तरफ देखकर बोली, अलीशा अब तुम्हें इस कुर्सी के ऊपर चढ़ना होगा, वह काफी ऊंची है, तुम फैन तक आराम से पहुंच जाओगी। अलीशा थोड़ी घबराते हुए बोली, मैं, लेकिन बहुत ऊंची है ये, अगर मैं गिर गई तो। अलीशा कुर्सी की ऊंचाई देखकर थोड़ी हड़बड़ा गई थी। अयाना अलीशा को बोली, देखो अलीशा, तुम अगर इस कुर्सी पर चढ़ोगी तो मैं इस कुर्सी को आराम से पकड़ सकती हूँ और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अगर मैं इस कुर्सी पर चढ़ गई तो फिर तुम कैसे चढ़ पाओगी? अच्छा यही होगा कि पहले तुम जाओ और तुम्हारे जाने के बाद मैं जाऊंगी। अयाना की बात सुनने के बाद अलीशा कुछ सेकंड सोच कर फिर हाँ में अपना सर हिला देती है। ठीक है, मैं चढ़ती हूँ। जैसे तैसे करके अलीशा अपने पहले टेबल और उसके बाद कुर्सी पर चढ़ जाती है। उसे डर काफी लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत बनाए हुए थी और अयाना उसे लगातार हिम्मत दे रही थी। कम ऑन अलीशा, यू आर ब्रेव गर्ल, तुम कर सकती हो, शाबाश, बस थोड़ा सा और उसके बाद हम यहाँ से बाहर होंगे। अयाना की बात सुनकर अलीशा को भी काफी हिम्मत आती है और वह फैन तक पहुंच जाती है। उसके बाद वह अयाना की तरफ देखकर बोली, अयाना दीदी, हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे? यहाँ पर तो फैन है ना? अयाना अपने बालों की एक क्लिप निकालकर अलीशा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, यह लो। अलीशा उस फैन के सारे नट्स
खोल दो, उस फैन को वहां से हटा दो ताकि हम बाहर जाने का रास्ता मिल सके। अलीशा जैसे तैसे झुक कर वह पिन देने लगती है। उसे गिरने का बहुत डर लगता है, लेकिन अयाना ने कुर्सी को जोर से पकड़ रखा था, जिस वजह से कुर्सी हिल नहीं रही थी, तो अलीशा का डर थोड़ा कम हो गया। अलीशा हेयर क्लिप लेकर ऊपर फैन को पकड़ती है और उसके सारे नट्स को धीरे धीरे निकालने लगती है। जब फैन पूरी तरह से निकल जाता है तो अलीशा उस फैन को अयाना को दे देती है और अयाना उसे फैन को साइड में रख देती है। अलीशा अयाना की तरफ देखकर बोली, अब आगे क्या करना है? दीदी, अयाना ने कहा, इस खिड़की से कूद जाओ। दूसरी तरफ तुम्हारे जाने के बाद भी मैं आती हूँ, जल्दी करो, इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए और हमें देख ले। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अयाना की बात सुनकर अलीशा थोड़ी घबराई हट भरी आवाज में बोली, लेकिन दीदी, अगर दूसरी तरफ ज्यादा ऊंचाई हुई तो अगर मुझे चोट लग गई तो? अयाना जानती थी कि अलीशा जो बोल रही है वह बात सही है, लेकिन यहाँ से निकलना और अपनी जान बचानी है तो थोड़ी चोट भी खानी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अयाना अलीशा से बोली, देखो अलीशा, अगर इन लोगों ने हमें यहीं पकड़ कर रखा तो पता नहीं हमारे साथ क्या क्या करेंगे। हो सकता है हमें भी हमारे पेरेंट्स की तरह मार दे। अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो इस खिड़की से बाहर कूदना ही होगा। तुम कमजोर बच्ची नहीं हो, यू आर ब्रेव गर्ल, और तुम ऐसा कर सकते हो। हम लड़कियां स्ट्रांग होती हैं, राइट? अलीशा एक डिटरमाइंड चेहरे के साथ बोली, राइट, हम स्ट्रांग होती हैं। अगर मैं खिड़की के बाहर जरूर कूदूंगी। अलीशा की बात सुनकर अयाना मुस्कुरा देती है और अलीशा जैसे तैसे करके खिड़की से निकलने लगती है। दूसरी तरफ वह देखती है कि गहराई तो थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। वह कूद के अपनी जान कूदे तो उसकी जान नहीं जाएगी। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत चोट लग जाए, लेकिन वह मरेगी नहीं। ऊंचाई से अलीशा को डर लगता था, इसलिए ऊंचाई देखकर एक पल के लिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, उसका गला सूख जाता है। अलीशा को अपनी जगह पर रुका हुआ देखकर अयाना ने हल्की सी आवाज में कहा, क्या हुआ, तुम कूद क्यों नहीं रही हो? अलीशा थोड़ी घबराई हुई आवाज में अयाना से बोली, अयाना दीदी, मुझे डर लगता है। अयाना अलीशा को थोड़ा हौसला देते हुए बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जल्दी कूदो वरना कोई आ जाएगा। अलीशा अपना सर हिला देती है और एक बार फिर से दूसरी तरफ गहराई की तरफ देखती है और 2-4 लंबी गहरी सांस लेती है और फिर हिम्मत करके दूसरी तरफ कूद जाती है। अयाना अलीशा के कूदने के बाद फटाफट से दरवाजे की तरफ देखती है। अभी तक कोई नहीं आया था। ये अयाना का सबसे बेस्ट चांस था। वह फटाक से टेबल पर और फिर जैसे तैसे करके कुर्सी पर चढ़ती है। खिड़की की जगह ज्यादा नहीं थी, लेकिन अयाना का फिगर देखकर लग रहा था कि वह आराम से खिड़की में से निकल जाएगी। अयाना भी जैसे तैसे करके खिड़की के दूसरी तरफ कूद जाती है। वहां पर अलीशा खड़ी हुई थी। अयाना को देखकर दौड़कर उसके पास आती है और उसे हक कर लेती है। दीदी, हमने कर दिखाया, अब हम यहाँ से भाग जाएंगे ना? अयाना फटाक से हक ब्रेक करके अलीशा का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक से कूद तो गई थी ना? अलीशा थोड़ा सा मुंह बनाकर अपने घुटने को दिखाते हुए बोली, बस यहाँ पर थोड़ी सी चोट लगी है। अयाना देखती है कि अलीशा का घुटना छिल गया है और थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। अयाना अलीशा को हक करके बोली, कोई बात नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो। यहाँ से बाहर निकल कर सबसे पहले हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे। अयाना चारों तरफ नजर घुमाती है। वह तो कोई बड़ा सा गार्डन लग रहा था। यह कौन सी जगह है? देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे यह बंगले की बैक साइड है। अलीशा चारों तरफ देखकर अयाना से बोली, अयाना दीदी, हम कहाँ पर आ गए हैं? क्या हम बंगले के बाहर आ गए हैं? अयाना अलीशा से बोली, नहीं, शायद यह बंगले का बैक साइड है। फिर अयाना उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो यहाँ से चलते हैं और बिल्कुल भी आवाज मत करना, क्या पता यहाँ पर कहाँ से कौन निकल आए। अलीशा अयाना की बात समझते हुए हाँ में सर हिला देती है और दोनों वहां से चली जाती हैं। वह दोनों जैसे तैसे करके बचते बचाते वहां से गुजर रहे थे। अयाना देखती कि वहां पर घोड़ा एक घोड़े का अस्तबल है जहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं और बहुत अच्छी नस्ल के हट्टे कट्टे लंबे चौड़े घोड़े थे। अयाना उन घोड़ों को देखती है और बड़बड़ाई तो वह राक्षस घोड़े का शौक भी रखता है। तभी अचानक अयाना देखती है कि वहां पर कुछ गार्ड्स हाथ में बंदूक लिए हुए इधर उधर पहरा दे रहे थे। उन गार्ड्स को देखते ही अयाना तुरंत अलीशा को पकड़कर साइड में छुप जाती है ताकि उन गार्डों की नजर उन दोनों पर ना पड़े। अलीशा उन गार्ड्स को देखते हुए अयाना से बोली, हम इन लोगों से बचकर कैसे निकलेंगे? इन लोगों के हाथ में कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हमें शूट कर देंगे। अयाना दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अयाना को भी काफी डर लग रहा था, लेकिन वो ऐसे हिम्मत हार नहीं सकती थी। वो प्यार से अलीशा का सर सहलाते हुए बोली, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा हमें। आज हम यहाँ से निकल कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बस तुम हिम्मत बनाए रखो।
उसके बाद अलीशा वहां से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढती है। वह जैसे तैसे गार्ड्स की आंखों से चुप छुपाकर अलीशा को लेकर वहां से निकल जाती है। एक जगह ऐसी आती है जहां पर कोई गार्ड्स नहीं था। वह अलीशा का हाथ पकड़कर भाग रही थी क्योंकि वह लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वह लोग दरवाजे से नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी और बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। वह दोनों एक मैदान से होते हुए गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। अलीशा घबराई आवाज में आयाना से बोली, आयाना दीदी, कौन चिल्ला रहा है? आयाना चारों तरफ देखती है, पता नहीं। तभी वह दोनों चलते चलते उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। आयाना और अलीशा की आंखों के सामने उन्हें ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसे देखकर उन दोनों की आंखें खौफ और डर के कारण फट जाती है। बड़े से मैदान में एक आदमी बिना शर्ट पहने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ तेज रफ्तार से भाग रहा था। उस आदमी का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसकी शर्टलेस बॉडी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और होश उड़ा देने वाली थी। उसका चेहरा, उसका गुस्सा और उसका ऑरा लोगों की खड़े खड़े पैंट गीली करने के लिए उतना ही काफी था। वह मैदान में घोड़ा दौड़ा रहा था और वह घोड़ा भी अपनी फुल स्पीड के साथ भाग रहा था। उस घोड़े पर एक रस्सी बंधी हुई थी जिसे एक आदमी बंधा हुआ था। घोड़ा भाग रहा था और उस रस्सी से घोड़े के साथ साथ घसीटा जा रहा था। एक आदमी जिसके हाथ से रस्सी बंधी हुई थी। इतना खतरनाक नजारा देखकर आयाना और अलीशा की आंखें शौक से फट जाती हैं। अलीशा को काफी डर लगने लगता है। आयाना घोड़े पर बैठे आदमी को काफी गौर से देखती है। यह वही आदमी था जिसने आयाना की आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार डाला और उसे उठाकर ले आया, कबीर डोगरा। कबीर को देखते ही आयाना के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। कबीर घोड़े को फुल रफ्तार के साथ भगा रहा था और घोड़े को पीछे से घसीटा जा रहा था। उस आदमी के जोर जोर के दर्द के मारे चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन कबीर को उस पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। वह मैदान में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे जिनके हाथों में बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें थी और सबने एक जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उन आदमियों के बीच एक औरत भी थी जिसे कुछ लोगों ने पकड़ कर रखा था और औरत के चेहरे पर भी डर और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उस औरत के बगल में खड़े एक बॉडीगार्ड के हाथ में कुछ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है जो कपड़े में लिपट रखा है, शायद कुछ ही महीने का छोटा बच्चा। आयाना बहुत गुस्से और नफरत से केडी को देख रही थी। कुछ देर घोड़े के दौड़ने के बाद जब वह आदमी जो जमीन पर वह चीखना चिल्लाना बंद कर देता है, जिससे यह इंडिकेट होता है कि वह आदमी अपना दम तोड़ चुका है। पर वह आदमी खून से लथपथ हो चुका था। उसके सारे कपड़े फट चुके थे और शरीर की आत्मा का त्याग कर चुका था। थोड़ी देर बाद कबीर घोड़े को रोकता है, उसकी लगाम खींचता है। वह नीचे उतरता है और घोड़े को थोड़ा सा थपथपाता है। घोड़ा भी जैसे कबीर का गुलाम हो चुका था, सर झुकाकर कबीर के सामने खड़ा हुआ था। कबीर उस आदमी के पास आता है जो घोड़े से बंधा हुआ था रस्सी के साथ। उसके पास आने के बाद वो लात मारकर उस आदमी की बॉडी को सीधा करता है। उसके बाद अपने आदमी को इशारा करता है। कुछ गार्ड्स भेजे जाते हैं और उस आदमी की लाश को कंधे पर उठाकर वहां से ले जाते हैं। कबीर अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ मैदान में वापस लौट कर आता है। आयाना और अलीशा एक जगह पर छुपे हुए सब अपनी आंखों से देख रहे थे। अपने गार्डों के पास आने के बाद कबीर एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठ जाता है और टेबल पर अपना पैर रख लेता है। वह बड़े ही स्टाइल में बैठा हुआ था और इस वक्त वह जीता जागता यमराज लग रहा था। उसके सामने उसके कुछ बॉडीगार्ड्स ने जिस औरत को पकड़ रखा था, उस औरत का चेहरा डर और खौफ के मारे पसीना पसीना हो गया था। उस औरत के चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। कबीर अपने गार्डों से उस औरत को छोड़ने का इशारा करता है और वह गार्ड्स औरत के हाथों को छोड़ देते हैं। वह औरत रोते हुए कबीर के पैरों में गिर जाती है और अपने हाथ जोड़ लेते। आयाना और अलीशा काफी दूर थे, इसलिए उसे उस औरत की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वह लोग सिर्फ देख सकते थे कि वह औरत कबीर के पैरों में गिरकर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। कबीर चुटकी बजाकर अपने आदमी को कुछ इशारा करता है और वह आदमी कुछ बड़ी बड़ी बोतल उठाकर वहां पर लेकर आते हैं। अलीशा और आयाना कुछ भी नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। वह बस चुपचाप यह सब कुछ देख रही थी। अलीशा आयाना से थोड़ी घबराई हुई सी आवाज में बोली, आयाना दीदी, यह लोग क्या कर रहे हैं? आयाना उन लोगों की तरफ देखते हुए नाम में सर हिलाकर बहुत कंफ्यूजन भरी आवाज में बोली, पता नहीं, लेकिन उनके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। उस आदमी ने अभी अभी एक आदमी को कितनी बेदर्दी से मारा है, पता नहीं इस बेचारी के साथ क्या करने वाले हैं। कबीर के इशारे पर वह आदमी उस औरत के ऊपर कुछ डालने लगते हैं, जिससे वह औरत पूरी तरह से भीग जाती है
और औरत कबीर के पैरों में गिड़गिड़ा रही थी और कबीर को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी सिगरेट निकालता और उसके मुंह में डालता है और लाइटर के साथ जला देता है। उसके बाद वह सिगरेट के धुएं का कश लेने लगता है। जब वह लोग उस औरत पर के सर पर लिक्विड डाल देते हैं, उसके बाद कबीर उस औरत को वहां से चले जाने का इशारा करता है। उस औरत के चेहरे का डर और खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया था। अयाना और अलीशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अयाना को बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। वह औरत तुरंत कबीर के पैरों से खड़ी होती है और फुल स्पीड में मैदान से भागने लगती है, जैसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। जैसे ही उसके पीछे यमराज पड़ा हो, जैसे उसकी मौत आई हो। यह सच भी था। कबीर सिगरेट की आखिरी सूत लेता है, उसके बाद उसे जलती हुई सिगरेट को उस लिक्विड की लकीर पर गिरा देता है जो उस औरत को फॉलो कर रही थी। वह लिक्विड आग पकड़ लेता है और वह आग पूरी स्पीड के साथ उस औरत की तरफ बढ़ जाती है। अयाना और अलीशा जैसे ही ये देखते हैं, उनकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। जैसे ही वह आग उस औरत तक पहुंचती है, उसके बदन पर पड़ा लिक्विड झट से आग पकड़ लेता है। पर इस बात से यह पता चलता है कि उस औरत पर जो गिराया गया था वो केरोसिन था। उसे जिंदा जलाने के लिए उस पर गिराया गया था। वह औरत आग में जलने लगती है। अलीशा और अयाना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अलीशा की तो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि उसकी चीख निकलने ही वाली होती है। तभी अयाना उसके मुंह पर अपना हाथ रख उससे चीखने से मना कर देती है, वरना वह लोग पकड़े जा सकते थे। अयाना अलीशा के चेहरे को अपने सीने में छुपा लेती ताकि वह ये भयानक मंजर ना देखे। उनकी आंखों के सामने एक औरत आग में जिंदा जल रही थी और उसकी चीख इतनी भयानक थी पूरा वातावरण दहल गया था। अयाना के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई और उसकी घबराहट का तो कोई भी ठिकाना नहीं था। फिर भी वह अलीशा को संभाल कर चुप बैठी हुई थी। अलीशा इतनी ज्यादा डर जाती है कि अयाना को बहुत कसके पकड़ लेती है। उस औरत के चीखने की आवाज अलीशा के मासूम दिल को बुरी तरह से दहला देती है। अयाना ना खुद इतनी बड़ी होकर इस हादसे से बहुत ज्यादा डर गई थी, अलीशा तो फिर भी छोटी बच्ची थी। अयाना बहुत नफरत से कबीर को देखती है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। पता नहीं उसने क्या हासिल कर लिया हो, किसी मासूम जिंदगी को जिंदा जलाकर। कोई इंसान भला इतना खुश कैसे हो सकता है? कबीर डोगरा तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं, वह सच में डेविल है, एक डेविल। लेकिन अयाना कहाँ जानती थी कि इससे भी भयानक मंजर तो अभी देखना बाकी है। कबीर के कुछ आदमी एक ड्रम लेकर आते हैं जिसमें बहुत धुआंधार आग जल रही थी। कबीर कुर्सी से खड़ा होता है। वह अपने गार्ड के हाथ से उस छोटे से बच्चे को अपने हाथों में लेता है। अयाना कंफ्यूजन में देखती है कि वह आखिरकार क्या कर रहा है। उसकी आंखें शौक से तब बढ़ी जाती हैं जब कबीर उस छोटे बच्चे को आग के ड्रम के पास लेकर जाने लगता है। अयाना अब अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं कर सकती थी। कबीर उस ड्रम के पास पहुंचकर उस बच्चे को आखिरी बार देखा और उसके बाद आग से जलते हुए ड्रम के अंदर डाल देता है। नहीं, अयाना जोर से चिल्लाती। उसके चिल्लाने की वजह से सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अयाना को किसी बात की अब कोई फिक्र नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ उस बच्चे पर था, एक नवजात बच्चा जिसे इस राक्षस ने जलते हुए ड्रम में डाल दिया। आखिर कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? अयाना फटाक से अलीशा को अपनी बाहों से आजाद करती है और उसके बाद उस जलते हुए ड्रम की तरफ तेज स्पीड से साथ दौड़ती है। उसके चेहरे पर खौफ था, डर था, उसे बच्चों की फिक्र थी। कबीर चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के अयाना की तरफ देखता है जो इस तरह भागकर आ रही थी। उसे ड्रम के पास पहुंचने के बाद अयाना एकदम से अपने हाथ को आग की तरफ बढ़ाती है, जैसे वह बच्चे को अभी आग में हाथ देकर बाहर निकाल लेगी। उसके ऐसा करने से पहले कबीर उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लेता है। अयाना गुस्से से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और छटपटा रही थी कबीर की बाहों में। वह उस बच्चे को किसी भी हाल में बचाना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कबीर उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वह अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। अयाना रोते हुए, गुस्से में उबलते हुए कबीर को धक्का देकर आग के ड्रम के पास पहुंचने की कोशिश करती, लेकिन कबीर की पकड़ उसके हाथ पर इतनी मजबूत थी कि वह उसे छुड़ा नहीं पाती और उसकी बाहों में ही झटपटा कर रह जाती है। अपने घुटनों पर गिरती है और जोर जोर से रोने लगती है। कबीर अपने सारे गार्ड्स को कुछ इशारा करता है और उसके गार्ड्स वह जलता हुआ ड्रम लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ गार्ड्स उस जली हुई औरत की लाश को भी वहां से साफ कर देते हैं। अयाना जोर जोर से चीखने लगती है। वह खड़ी होती है और कबीर का कॉलर पकड़कर गुस्से में
चीख कर कहती है, तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो, राक्षस। तुमने एक छोटे से बच्चे को जिंदा जलाकर मार दिया, उसकी माँ को जिंदा जला दिया, तुमने एक आदमी को घसीट घसीट कर मार डाला। तुम राक्षस हो, राक्षस। तुम राक्षस से भी बुरे हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आई विल किल यू। ऐना का गुस्सा देखकर कबीर के चेहरे पर हल्की सी शैतानी सी मुस्कुराहट आती है। कबीर के गार्ड अलीशा को पकड़ लेते हैं और कबीर का खास गार्ड तुरंत वहां पर दौड़कर आता है। गौतम बहुत एपोलाइज टोन में कबीर से बोला, सॉरी सर, पता नहीं है लोग वहां से कब भाग निकले। कबीर गौतम की तरफ देखते हुए बोला, तुमसे तो इस लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। खैर, यह लोग कमरे से निकल सकते हैं लेकिन इस बंगले से नहीं है। इन्हें आइडिया भी नहीं है इस बंगले की सिक्योरिटी का। ले जाओ और इस बार इन दोनों को अलग अलग कमरों में डालना। ऐना गुस्से से कबीर से बोली, अगर किसी दिन तुम्हारी मौत आएगी ना मिस्टर कबीर डोगरा, तो वह मेरे हाथों से आएगी। मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मारूंगी। ऐना की ऐसी हिम्मत भरी बात सुनकर उसकी आंखों का इतना गुस्सा और अपने लिए इतनी नफरत देखकर कबीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वह ऐना के करीब आता है और उसके चेहरे पर बड़े ही सैंडिक तरीके से उंगली फेरते हुए कहता है, इतनी हसीन मौत का इंतजार रहेगा मुझे, लेकिन अफसोस इस जन्म में तो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि केडी को मारना खुद यमराज के हाथ में भी नहीं है। कबीर अयाना की गुस्से भरी आंखों में देखते हुए गौतम से बोला, ले जाओ इसे और बंद कर दो अंधेरे में। गौतम अयाना को लेकर वहां से जाने लगता है। अयाना की गुस्से और नफरत भरी नजरें कबीर के ऊपर थी और उसके इस गुस्से और नफरत को देखकर कबीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ शुभी का घर का सारा काम खत्म करने के बाद समायरा के कमरे में बैठी हुई थी। वो समायरा का हाथ पकड़कर उसे देखे जा रही थी। नर्स शुभी से बोली, मेरे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए, आप कई घंटों से यहाँ पर बैठी हुई हैं। समायरा की तरफ देखते हुए बहुत दबी सी आवाज में शुभी नर्स से बोली, सिस्टर समायरा कब तक ठीक हो जाएगी? क्या उसके ठीक होने के चांस है? शुभी की बात सुनकर नर्स एकदम से चुप हो जाती है। शुभी जानती थी कि समायरा ही है जो अब सब कुछ ठीक कर सकती है। अगर वह होश में आ गई तो उसकी गवाही सबसे बड़ा सबूत होगी। सिर्फ वही बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ। सिर्फ उसे ही पता है कि उस रात क्या हुआ, कौन उसका गुनहगार है, किसने उसकी ऐसी हालत की। सिर्फ वही है जो अगस्त की नफरत की आग को शांत कर सकती है। सिर्फ वही है जो पीयूष को बेकसूर साबित कर सकती है, क्योंकि शुभी को पूरा यकीन था कि समायरा के साथ यह सब पीयूष नहीं कर सकता। शुभी सिस्टर की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ सिस्टर, आप कुछ भूल क्यों नहीं रही? बताइए ना, समायरा कब तक ठीक होगी? उसे कब तक होश आएगा? सिस्टर ने शुभी की बात का जवाब देते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता इन्हें कब तक होश आएगा। आने में तो अगले 1 घंटे में भी आ सकता है, ना आने को सारी उम्र भी ना है। यह सुनकर शुभी की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं और वह समायरा की तरफ देखती है। यह होश में जरूर आएगी सिस्टर, इसे होश में आना ही होगा। हम सबकी जिंदगियां सिर्फ इसके होश में आने पर ही डिपेंड करती है। शुभी का गला भारी हो जाता है, वह कुछ बोल नहीं पाती, आंखों से आंसू टपकने लगते। तभी दरवाजे से मदन काका हाथ में खाने की थाली लेकर कमरे के अंदर आते हैं। शुभी बिटिया। शुभी सर उठाकर मदन काका की तरफ देखती है। वह हाथ में खाने की थाली लेकर खड़े उसे देख रहे थे। मदन काका ने शुभी से कहा, बिटिया तुम सुबह से घर के कामों में लगी हो, जरा भी आराम नहीं किया तुमने और कुछ खाया भी नहीं। यह लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, इसे खाओगे तो शरीर में ताकत आएगी। शुभी खाने से अपनी नजर फेरती हुई बोली, नहीं खाना काका, ले जाइए इसे। मदन काका ने शुभी के साथ थोड़ी जिद करते हुए बोला, हर बात इतनी जिद करनी अच्छी नहीं होती बिटिया, अपनी जान की तो परवाह करो। अगर इसी तरह भूखे पेट काम में लगी रहोगी तो कब तक बच पाओगी? खा लो बिटिया, वरना कमजोर हो जाओगी, तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। एक कड़वी सी मुस्कान के साथ शुभी ने कहा, रोज इतने गम तो खा रही हूँ काका, यह कमजोर होने कहाँ दे रहे हैं, हर पल मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, और यह सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए। मदन काका शुभी पर हो रहे अत्याचारों को जानते थे पर कुछ कर नहीं पाते थे। एक घर का नौकर आखिर मालिकों के बीच में दखल अंदाजी कर भी कैसे सकता है? मदन काका की खाने की प्लेट को टेबल पर रखते हुए बोले, जिंदगी की मुश्किल घड़ियों का हमेशा डटकर सामना करना चाहिए बिटिया। अगर हम सच्चे हैं तो एक न एक दिन जीत ही जाएंगे, पर लड़ने के लिए जिंदा तो रहना जरूरी होता है ना। मर जाना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। अगर अपने काका की इज्जत करती हो तो मेरी बात मान लो, यह खाना खा लो। शुभी एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है काका, मैं खा लूंगी। यह सुनकर मदन काका हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। नर्स भी अपना कुछ काम करने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। शुभी समायरा से बोली, एक बात बताऊं तुझे, तेरा सपना सच हो गया। देख, मैं तेरी भाभी बन गई। तू हमेशा कहती थी ना कि शुभी मेरी भाभी तू ही बनेगी, देख बन गई मैं। तेरे भाई ने मेरे से शादी कर ली मुझसे। जानना नहीं चाहोगी कैसे? अपनी शादी का मंजर याद करते ही एक बार फिर से शुभी की आंखों से आंसू और चेहरे पर कड़वी मुस्कान फैल जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कि
तुम सुनोगी तो बहुत एंजॉय करोगी स्टोरी को। होश में आ जाओ ना यार, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा होश में आना कितना जरूरी है मेरे लिए। आई रियली मिस्ड यू सो मच समायरा। रोते हुए शुभी समायरा के हाथ पर किस कर लेती है और फिर माथे से लगाकर रोने लगती है। 3 दिन बाद कबीर अपने कमरे से बाहर आता है। उसने बाथरोब पहन रखा था और हाथ में एक सिगरेट थी जिसका वो कश लगा रहा था। कबीर अपने हाथ में पड़े हुए मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। फिर वह एक गहरी सांस लेकर गाने लगा, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा, क्या क्या क्या। कबीर डोगरा का जलवा। कबीर नीचे हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाता है। गौतम उसके पास आकर बोला, बॉस सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। न्यूज चैनल पर आपको लेकर बहुत सारी न्यूज ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर आप कहें तो गौतम इतना ही बोलता है कि कबीर गौतम से बोला, अरे चलने दो, न्यूज नहीं चलेगी तो लोगों के दिल में कबीर डोगरा का खौफ कैसे बैठेगा। गौतम कबीर से बोला, बॉस आपसे एक और बात बोलनी थी। अपने फोन में देखता हुआ और एक हाथ से सिगरेट फूंकता हुआ कबीर हल्का सा अपना सर हिलाकर गौतम को अपनी बात कंटिन्यू रखने का इशारा करता है। गौतम अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए बोला, बॉस वह लड़की है, उसने पिछले 3 दिनों से खाने को हाथ भी नहीं लगाया है। गौतम की बात सुनकर कबीर की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर एकदम से रुक जाती है। वह अपनी पलकें उठाकर गौतम की तरफ देखता है। गौतम अपना सर झुकाए कबीर के सामने खड़ा था। क्या कहा तुमने? 3 दिन से खाना नहीं खाया तो तुम मुझे अब बता रहे हो? उसके मरने के बाद गौतम थोड़ा अपोलाइज टोन में बोला, सॉरी बॉस, हमें लगा कि वह हम उसे खिला देंगे, लेकिन हमारे लाख समझाने पर भी वो खाने का नाम नहीं ले रही। गौतम की बात सुनकर कबीर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, तुम लोगों ने उसे समझाया? सीरियसली? उसके बाद हल्का सा हंसते हुए बोला, कमाल है यार। गौतम तुम भी, इतने सालों से तू मेरे साथ काम कर रहा है, क्या तुझे समझ में नहीं आता कि हमारी लैंग्वेज समझाने की नहीं? खैर छोड़ो, चलो उस लड़की की अकल ठिकाने लेकर आते हैं। कबीर खड़ा होकर आगे चलता है और गौतम चुपचाप उसके पीछे पीछे। कबीर एक कमरे का दरवाजा खोलता है। उस कमरे में रोशनी बिखर जाती है। जिस जमीन पर पड़ी लड़की के चेहरे पर रोशनी गिरती है और उसका चेहरा दिखाई देने लगता है। ऐना काफी कमजोर लग रही थी क्योंकि उसने 3 दिन से खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। वह जमीन पर बेसुध होकर पड़ी हुई थी। कबीर अंदर आता है और उसके साथ साथ गौतम हाथ में एक चेयर लेकर अंदर आता है और वहां पर रख देता है। कबीर चेयर पर बैठ जाता है। उसकी नजरें जमीन पर पड़ी ऐना के ऊपर थी। ऐना धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाकर कबीर को देखती है और अपने सामने इस टेबल को देखकर उसे 3 दिन पहले वाले सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं और वह एक बार फिर से गुस्से से बढ़ जाती है। ऐना जमीन से खड़ी होती है और गुस्से से दांत पीसने लगती है। तुम यहाँ? कबीर बड़े ही स्टाइल के साथ कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैंने सुना है कि तुमने 3 दिन से खाना नहीं खाया। खा लो यार, इतनी भी क्या डाइटिंग करनी, ऑलरेडी 0 फिगर है तुम्हारा। और आई मस्ट की मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो काफी सेक्सी हो तुम। कबीर की बात सुनकर ऐना अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। कबीर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, तुमने ही तो कहा था ना कि अगर किसी दिन कबीर डोगरा की मौत आएगी तो तुम्हारे हाथों आएगी। पर तुम्हारी हालत देख के तो मुझे तो नहीं लग रहा कि मुझे मारने से पहले तुम्हें ही मौत आ जाएगी, लगता है। आयाना ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और ऐसी जिंदगी का अब कोई फायदा नहीं है। भले ही मुझे मौत क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम्हारी दिया हुआ खाना मैं हरगिज भी नहीं खाऊंगी। आयाना की बात सुनकर कबीर के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी सिगरेट का आखिरी कश लगाता है। उसके बाद वह सिगरेट को जमीन पर गिरा देता है और अपने पैर से कुचलकर बुझा देता है। आयाना चुपचाप खड़ी डार्क आंखों के साथ कबीर को देख रही थी। कबीर अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर काफी नटखट एक्सप्रेशन के साथ बोला, ऐसा है क्या? तो ठीक है फिर। आयाना कंफ्यूजन में बोली, कुछ समझ नहीं पाती। आह। कबीर कुर्सी पर पैर रख के बहुत ही स्टाइल के साथ बैठा हुआ था। उसके हाथ में शराब का गिलास था जिसे वह एक एक घूंट करके पी रहा था और सामने नजारा एंजॉय कर रहा था। सामने से आयाना गुस्से में चिल्लाकर बोली, कमीने हरामजादे, उतार मुझे यहाँ से वरना तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। कबीर की आंखों के ठीक सामने आयाना के हाथों के ऊपर की तरफ बांधा था और उसे बर्फ की मोटी सी सिल्ली के ऊपर खड़ा कर दिया गया था। आयाना के पैरों के नीचे बर्फ थी और उसके ऊपर हाथ ऊपर बंधे हुए थे। वह लगातार चिल्ला रही थी। कबीर चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान के साथ उसके चिल्लाने को काफी एंजॉय कर रहा था। आयाना कबीर से बोली, मुझे नीचे उतारो अभी के अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे करने की? आयाना झटपटा रही थी लेकिन उसके पैर बर्फ की वजह से बहुत ज्यादा ठंडे हो गए थे जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और झटपटाने की वजह से हाथों में रस्सी के निशान पड़ गए थे जिससे उसके हाथ लाल हो गए थे। कबीर आयाना से बोला, उतार दूंगा।
पहले मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम खाना खाओगे। ऐना चिल्लाकर बोली, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं तुम्हारा दिया हुआ पानी भी नहीं पीऊंगी, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। कबीर अपने कंधे उठाते हुए बेफिक्र होकर बोला, तो मरो फिर। उसके बाद कबीर चुटकी बजाकर अपने कुछ गार्ड्स को इशारा करता है। ऐना यह देखकर शॉक हो जाती है कि उसके गार्ड्स बाल्टी में बर्फ लेकर उसकी तरफ आ रहे थे। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पास बर्फ लेकर क्यों आ रहे हो? दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना, मैं मार डालूंगी सबको। ऐना अपने हाथ पैर चलाने लगती है पर कोई फायदा नहीं। सारे गार्ड्स ऐना के पास आते हैं और उसके बाद बर्फ के छोटे छोटे क्यूब्स अपने हाथ में उठाकर ऐना के कपड़ों में डाल देते हैं। ऐना और भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, कमीनों, हरामजादों, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, आह छोड़ो मुझे। कबीर को ऐना की ऐसी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो ऐना से बोला, क्या अब भी नहीं खाओगी? ऐना चिल्लाकर बोली, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। कबीर एक गहरी सांस लेकर बोला, बहुत जिद्दी हो। फिर वो एक चुटकी फिर से बजाता है। इस बार उसकी चुटकी बजाने से ऐना की सांसें उसकी हलक में अटक जाती हैं। अब यह क्या करने वाला है मेरे साथ? हे भगवान, कहाँ फंस गई? या तो मुझे अपने पास बुला लो या इसके पास से निकाल दो। ऐना देखती है कि कुछ गार्ड हाथों में ठंडा बर्फ वाला पानी बाल्टी में लेकर ऐना के पास आते, जिन्हें देखकर ऐना की आंखें बाहर निकल आती। नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं, पानी मत डालो मेरे ऊपर। ऐना चिल्लाती ही रहती है लेकिन उस पर 4 बाल्टियां बर्फ का पानी डाल दिया जाता है, जिससे ऐना का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। वह बर्फ की तरह जम जाती है। ऐना की ऐसी हालत देखकर कबीर हंसने लगता है। उसके पास गौतम खड़ा हुआ था, जो ऐना की ऐसी हालत करना तो नहीं चाहता था लेकिन वह अपने बॉस के आगे कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए वह चुपचाप खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। ऐना पूरी कांपने लगती है। कबीर ऐना से बोला, क्या अब भी नहीं खाओगी? इस बार भी ऐना हल्की सी कपकपाती आवाज में बोली, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ऐना की आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रही थी। कबीर अपना सर खुजाते हुए बोला, यह तो कुछ ज्यादा ही टफ कंपटीशन दे रही है यार, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके साथ वो जो लड़की भागी थी ना, क्या नाम है उसका? हाँ, अलीशा, उसे बांधो बर्फ के ऊपर, उसे टॉर्चर करते हैं, तब तो यह पक्का मान जाएगी। अलीशा का जिक्र सुनते ही ऐना की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। कबीर जानने लगता है कि ऐना चिल्लाकर बोलती, हाँ मैं खाऊंगी। ऐना की आवाज सुनकर कबीर के कदम एकदम वहीं पर रुक जाते हैं और उसके होठों पर शैतानी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसे पता हो कि यही होने वाला है। वह ऐना की तरफ पलटकर बोला, क्या कहा तुमने? मैं ठीक से सुना नहीं। ऐना बहुत हारी हुई सी आवाज में बोली, खा लूंगी खाना, प्लीज अलीसा के साथ कुछ मत करना, वह छोटी बच्ची है, वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, थोड़ी तो इंसानियत रखो। इस पर कबीर कुछ सोचते हुए अपना सर खुजाते हुए बोला, हाँ यह बात तो है, हम ज्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगी। और वैसे भी मेरे सामने तुम इंसानियत की बात करो ही मत, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था स्वीट हार्ट, मैं इंसान नहीं हूँ, आई एम अ डेविल ऑफ माई वर्ल्ड। उसके बाद कबीर अपने गार्ड्स को वहां से चले जाने का इशारा करता है और सब लोग वहां से चले जाते हैं। कबीर गौतम से बोला, इसे उतारो और खाना खिलाओ, अगली बार यह कोई जिद करे सीधा उस लड़की को टॉर्चर करो। कबीर वहां से चला जाता है। ऐना नफरत और गुस्से भरी नजरों से उसे जाता हुआ देखती है। कबीर डोगरा, किसी दिन मुझे मौका मिला ना, तुम्हारी जड़ों को उखाड़ दूंगी, तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी। ऐना एक मोटा सा ब्लैंकेट ओढ़कर आग के सामने बैठी हुई थी और कांप रही थी। वह बर्फ से भीग गई थी तो उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग भी उस पर कोई असर नहीं कर रही हो। गौतम उसके पास खाना लाकर देता है, यह लीजिए, खाना लीजिए, मैंने कमरे में हीटर लगवा दिया है, थोड़े टाइम में रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा और आपको राहत मिलेगी। ऐना गौतम की तरफ देखती है, पता नहीं क्यों लेकिन उसे गौतम अच्छा इंसान लगता है। गौतम जानने लगता है कि ऐना गौतम से बोली, अलीशा कहाँ पर है? वह ठीक तो है ना? गौतम ऐना की तरफ देखकर बोला, उसकी चिंता मत कीजिए, वह बिल्कुल ठीक है, उसने खाना खा लिया है और वह फिलहाल आराम कर रही है। ऐना बस हल्का सा अपना सर हिला देती है, थैंक गॉड, कम से कम अलीशा तो ठीक है। गौतम फिर जाने लगता है कि ऐना बोल पड़ती है, रुको। गौतम ऐना की तरफ पलटकर देखता है। ऐना गौतम से बोली, तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो लेकिन फिर तुम कबीर जैसे इंसान के साथ काम क्यों करते हो? उस डेविल के साथ काम करने में क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने मेरे परिवार को मार डाला, हो सकता है कि वह तुम सबके भी परिवार को मार डाले। यह सब जानते हुए भी वह कितना खतरनाक है, तुम लोग उसके साथ काम कैसे कर सकते हो? यह सुनकर गौतम ऐना से बोला, वह मेरे बॉस है, मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम की है और उनके एक ऑर्डर पर मैं मरने और मारने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ऐना एक कड़वी सी मुस्कान के साथ बोली, जिस दिन वह तुम्हारे परिवार
पर मुसीबत बनकर आएगा ना, उस दिन तुम्हारी सारी वफादारी धूल में मिल जाएगी। कबीर जैसा इंसान अपने वफादारों पर भी रहम नहीं कर सकता। अरे जो एक छोटे से बच्चे को जिंदा जला देता है, एक औरत को जिंदा जला सकता है, उसमें तो इंसानियत का कतरा भी नहीं है। अयाना की बात सुनकर गौतम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं, जैसे कि उसे कुछ दर्दनाक याद आ जाता है। कबीर अपनी पर्सनल जिम कर रहा था। उसकी बॉडी वाकई में दिल दहला देने वाली थी। खूबसूरत और पसीने में भीगी हुई तो क्या ही लाजवाब लग रही थी। तेज म्यूजिक के साथ वर्कआउट करना कबीर का सबसे परफेक्ट काम था। तभी अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है और एकदम से पुशअप मारता हुआ कबीर रुक जाता है और बिना पीछे मुड़े, बिना देखे ही कि कौन है, किसने म्यूजिक बंद किया, वो बोला, गौतम तुम जानते हो जिम के टाइम मुझे दखल अंदाजी पसंद नहीं, म्यूजिक शुरू करो। कबीर फिर से शुरू हो जाता है। गौतम को कोई हैरानी नहीं थी कि कबीर के बिना उसकी तरफ देखे उसे पहचान लिया कि वही है, क्योंकि कबीर का नापसंद काम अगर कोई करने की हिम्मत कर सकता है तो वो सिर्फ गौतम है। गौतम, अगर कोई और होता तो कबीर नहीं उसकी गन बोलती। गौतम म्यूजिक दोबारा ऑन करता है, बल्कि कबीर के आगे आकर खड़ा हो जाता है। कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। कबीर ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, फकिंग डोंट केयर गौतम, मैंने कहा म्यूजिक ऑन करो। कबीर लगातार पुशअप मारे जा रहा था। गौतम एक गहरी सांस लेकर कबीर से बोला, अगस्त्य आ गया है। यह सुनकर कबीर के हाथ जहां थे वहीं पर रुक जाते हैं और 1 मिनट के लिए कबीर बिल्कुल स्टैच्यू बन जाता है। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों की पुतलियों के ऊपर आंखों की पुतली को घुमाकर कंफ्यूजन में देखता है और एक बार फिर से कंफर्म करता है, क्योंकि उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। कौन आया है? गौतम जानता था कि कबीर कुछ ऐसा ही रिएक्ट करने वाला है, इसलिए वह एक बार फिर से स्ट्रेट आवाज में बोला, अगस्त्य आया है आपसे मिलने के लिए। यह सुन कबीर अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेता है। व्हाट? उसके बाद कबीर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर कुछ हद तक ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अगस्त्य उसके सामने आएगा। कबीर अपने कपड़े पहनता है और नीचे चला जाता है, क्योंकि उसका जिम एरिया टेरिस पर था, उसके बड़े से बंगले की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर। गौतम कबीर के साथ चल देता है। थोड़ी ही देर में गार्डन में पहुंचता है और देखता है कि गार्डन में एक आदमी उसकी तरफ पीट करके खड़ा है। कबीर उस आदमी को कैसे नहीं पहचानेगा। कद काठी में बिल्कुल उसके जितना, उसी की तरह खतरनाक ऑरा और गजब की पर्सनैलिटी के साथ अगस्त्य वहां पर उसी का इंतजार कर रहा था। कबीर अगस्त्य के पीछे खड़ा होकर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ बोला, अगस्त्य राव। अगस्त्य पलटकर कबीर की तरफ देखता है। कबीर और अगस्त्य दोनों में से कोई भी किसी से जरा सा भी कम नहीं था। दोनों ही माफिया की दुनिया में एक माना जाना नाम थे। उनकी खुशबू, उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा, उनकी बॉडी, सब कुछ लगभग एक जैसा था। ना कोई एक से ज्यादा, ना कोई दूसरे से कम। बड़े ही कोल्ड आंखों से दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कबीर के चेहरे पर एक छेड़ने वाली मुस्कान थी, एक तिरछी सी मुस्कान। क्या बात है अगस्त्य राव के शुभ कदम आज मेरे घर के आंगन में कैसे पड़े? अगस्त्य की आंखें थोड़ी कठोर हो जाती हैं। तुम आज भी नहीं बदले, हमेशा मौका ढूंढते हो ना ताना मारने का। इस बात पर कबीर हंसने लगता है। अब ये तो मेरी पर्सनैलिटी है, तुम नहीं समझोगे। आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। काफी अरसे बाद जो मिले हैं। अगस्त्य कुर्सी पर बैठ जाता है। कबीर भी कुर्सी पर बैठकर सामने रखी टेबल पर अपने पैर को एक दूसरे के ऊपर रखकर बैठ जाता है। उसके बाद अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर अपने मुंह में रखकर लाइटर जलाता है और फिर सिगरेट का पैकेट को अगस्त्य की तरफ फेंक देता है। अगस्त्य एक हाथ से पैकेट को पकड़ लेता है। उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सख्त थे, जैसे उसे यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और सामने बैठे हुए इंसान से तो उसकी पर्सनैलिटी से चिढ़ थी उसे। गौतम अपने हाथ बांधकर चुपचाप पीछे खड़ा था। सिगरेट का एक कश लगाते हुए कबीर ने अगस्त्य से पूछा, तो फिर बड़े सालों बाद दिखाई दिए। आई एम श्योर कि अपने ईगो को पैरों के नीचे कुचलकर यहाँ पर तुम आए होगे, जो वजह भी उतनी ही बड़ी होगी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अगस्त्य अपनी डार्क आंखों को कबीर की तरफ करते हुए बोला, तुम्हारी मदद चाहिए। अगस्त्य की बात सुन कबीर अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेता है। वह डिसबिलीव के साथ अगस्त्य को देखता है, मानो उसने अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुना। अगस्त्य ने उसे क्या कहा? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोलना। कबीर की हरकत से अगस्त्य काफी इरिटेट हो गया था। मैंने कहा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर भी अगस्त्य अपने मकसद को ध्यान में रखकर अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लेता है। अगस्त्य की बात प्रोसेस करने के बाद कबीर हंसने लगता है। अगस्त्य गुस्से और कंफ्यूजन में कबीर को देखता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। कबीर हंसते हुए गौतम की तरफ देखकर बोला, गौतम क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? द ग्रेट अगस्त्य राव को हमारी मदद
चाहिए, वो हमसे मदद मांगने आया है। क्या बात है, यह तो बहुत आइकॉनिक मोमेंट है, इसे तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए, है ना। अगस्त्य थोड़ा गुस्से भरी आवाज में बोला, इनफ कबीर, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास की बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कबीर बोला, ओके, आई एम सॉरी। वह क्या है ना कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए जरा सी हंसी छूट गई। उसके बाद कबीर थोड़ा सीरियस होकर अगस्त्य से बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम मेरे पास मदद मांगने आओगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कबीर के मुंह से यह शब्द अगस्त्य और गौतम दोनों के लिए ही एक्सपेक्टेड थे। वह दोनों कबीर को अच्छे से जानते थे। इतनी आसानी से कहाँ कबीर किसी की मदद कर दे तो गजब ही ना हो जाए। और अगस्त्य को तो खासकर कबीर की बात सुनकर उसकी मदद के बदले में एक कीमत ऑफर करते हुए बोला, तुम जो मांगोगे वो दूंगा, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें जितनी कीमत चाहिए मुझे बता सकते हो, तुम्हें मिल जाएगी। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।